जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीख संभावित की गई है 28 मई की गई है और उसी परीक्षा की तारीख को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के लिए जो हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए या जो सामान्य अध्ययन से संबंधित करंट अफेयर्स में जो मुद्दे बने हुए हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं और एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और विषयवार जो है, ठीक है ना। और जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे संवैधानिक या फिर जो प्रशासनिक घटनाक्रम है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स जो हैं, उसमें आज हम लोगों ने टॉपिक उठाया हुआ है जो कि काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से, और जहां से विगत वर्षों में भी काफ़ी प्रश्न भी देखने को मिले हैं। तो आइए, कौन सा टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं आज। तो आज का टॉपिक है हमारा समुद्री जलद स्यूता रोधी विधेयक, जो कि करंट अफेयर्स में आपका मुद्दा बना हुआ है, जो कि पॉलिटी से संबंधित है, संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रमों से संबंधित है, जो कि आप लोगों का जो जीएस पेपर 2 है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के अंतर्गत आ जाता है। वहीं जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो वही जानेंगे हम इसमें जो है कि जो समुद्री जलद स्यूता रोधी विधेयक है वो क्या चीज है, क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जैसा बताया गया है, याद रखिएगा, संसद जो है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के द्वारा समुद्री जलद स्यूता रोधी विधेयक यानी कि एंटी मैराटाइन पायरेसी बिल जो है उसको पारित किया गया है। और उसी के बारे में इधर कहा गया है कि मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022 की यूपीएससी के लिए क्या प्रासंगिकता है। तो आपको बता दिया जाए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया है कि समुद्री जलद स्यूता रोधी विधेयक 2022 की अगर बात की जाती है तो समुद्री मार्गों से 90% से भी ज़्यादा व्यापार हो रहा है। कितने परसेंट से ज़्यादा? 90% से भी ज़्यादा व्यापार हो रहा है, यानी कि एक मजबूत समुद्री जलद स्यूता रोधी विधेयक समय की आवश्यकता थी। और हमारा टॉपिक समुद्री जलद स्यूता रोधी विधेयक 2022, मैंने बताया कि जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में सरकारी नीतियां एवं अंतःक्षेप और जीएस 3 के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनके प्रबंधन हेतु इसको शामिल किया गया है। लेकिन बात ये आती है, अगर इसके बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, ये विधेयक जो है, जो हमारे भारतीय अधिकारी जो हैं, इनको जो है, जो गहरे समुद्र जो होते हैं, डीप सी जिसे बोलते हैं हम लोग, डीप सी गहरे समुद्र, उनमें समुद्री डकैती कह लीजिए या जलद स्यूता कह लीजिए, उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने में इनको एक सक्षम बनाता है अधिकारियों को। यानी कि इस विधेयक में प्रावधान की बात करोगे तो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम ईईजेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईईजेड बोलते हैं, इनकी सीमा की बात कर लीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब, भारत के जो समुद्र तट हैं उससे 200 समुद्री मील तक के जो जल क्षेत्र हैं उससे आगे के समुद्र पर लागू होते हैं ये सब, ठीक है। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं इधर के जलद स्यूता रोधी विधेयक 2022 में चर्चा में क्यों है। आइए, क्यों है तो वो भी हम लोग जान लेते हैं इसको। संसद ने समुद्री जलद स्यूता रोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा की विकृति के साथ पारित कर दिया गया है। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। लेकिन यहां बात करें हम लोग थोड़ी सी मैराटाइन पायरेसी के बारे में, समुद्री जलद स्यूता के बारे में, तो याद रखिएगा, इस विधेयक के तहत जो है समुद्री जलद स्यूता जो है या जो मैराटाइन पायरेसी है, उसको एक निजी जहाज कह सकते हो, विमान कह सकते हो। तो एक विमान के चालक दल की बात करें या यात्रियों के द्वारा बात करें तो जो निजी उद्देश्य होते हैं उसके लिए हम कह सकते हैं किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, अवरोध कह लीजिए, या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में इसको परिभाषित भी किया गया है। लेकिन जो मैराटाइन पायरेसी बिल जो है
इसके तहत देखोगे तो हिंसा के जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे उनको उकसाना या जानबूझ करके ऐसी कोई एक्टिविटी में भाग लेना या सुविधाएं देना, या समुद्री जल सुविधा से जो जुड़ी हुई जहाज की, विमान की जो संचालन की स्वेच्छाएं होती हैं उन सब में भाग लेना, उनमें शामिल होना, हम कह सकते हैं इस चीज को। यानी कि वही कहा है इसने कि जो मैरीटाइम पायरेसी है उसको महासागरों पर एक निजी जलयान या निजी विमान के चालक दल या यात्रियों के द्वारा हिंसा या निरोध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि किसी अन्य जहाज या विमान या लोगों या संपत्ति के विरुद्ध निर्देशित है। वहीं इसने बताया है कि 2008 एवं 2011 के बीच समुद्री जलद शिवता की 27 घटनाएं हुई हैं। कितनी घटनाएं? 27 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 288 भारतीय नागरिक शामिल थे। लेकिन अगर 2014 से और 2022 के आंकड़े उठा करके देखे जाएं तो उनमें जो अपना मैरीटाइम पायरेसी जो है इसकी 19 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से लगभग 155 भारतीय चालक दल के सदस्य यानी कि क्रू मेंबर्स इसमें शामिल थे। अगर वहीं 2014 से 19 से देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है उसके कारण समुद्री जलद शिवता की घटनाओं में भी काफी कमी हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो वही बात इसने आगे बताई है कि समुद्री जलद शिवता रोधी विधेयक 2022 की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है। लेकिन इसमें कुछ दंड का प्रावधान भी किया जाता है। वो दंड का प्रावधान क्या है वो भी समझा दूं आप लोगों को। जो हमारा मैरीटाइम पायरेसी जो है इसके अपराध में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। एक तो आजीवन कारावास का किया गया है। किसका किया गया है? आजीवन कारावास का किया गया है। ठीक। दूसरा, मृत्यु दंड का। मान लीजिए जो समुद्री डकैती का कार्य है किसी व्यक्ति मौत का कारण बनता है, तब जाकर के उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार भी दिया गया है। यानी कि जलद शिवता के किसी भी कार्य में भाग लेना, आयोजन करना या सहायता करना या करने का प्रयास भी करना और दूसरों को भाग लेने के लिए निर्देशित करना, यानी कि इन सब के अपराध में दोषी सिद्ध हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ 14 साल तक का कारावास भी हो सकता है, उसको 14 साल का पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक। लेकिन यहां बात ये आ रही है भैया कि आवश्यकता क्या है इसकी, आवश्यकता क्या है। आपको बता दूं, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस विधेयक के पारित होने से पहले भारत में देखा जाए तो गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के जो मामले हुआ करते थे इनसे निपटने के लिए कोई कानून नहीं था। और ये जो विधेयक लाया गया है इसको लागू होने के बाद जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूएन क्लॉज, क्या बोलते हैं? यूएन क्लॉज जो बोलते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम यूएन क्लॉज बोलते हैं, उसको एक कानून आधार प्रदान करेगा, जिसे भारत ने वर्ष 1995 में मंजूरी किया था। इससे पहले अगर देखोगे जो हमारी भारतीय दंड संहिता जो है 1860, उसके तहत जो सशस्त्र डकैती और जो विशिष्ट अदालतें हुआ करती थी, इनके क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जो प्रावधान थे, उनके तहत जो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे उन पर मुकदमा चलाया जाता था। हालांकि इसके तहत भारत के जो समुद्री तट हैं उनसे 12 समुद्री मील की दूरी पर देखोगे तो आगे के जितने भी क्षेत्र आ जाएंगे उनमें किसी विदेशी के द्वारा मान लीजिए कोई समुद्री डकैती की गई है तो उनकी घटनाओं में देखोगे तो आईपीसी के तहत मामला नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि ऐसे में पूर्व समुद्री डकैती के जो मामले हैं उनमें अभियुक्त जो हैं उनके अधिकार क्षेत्र की बात कर लीजिए, यानी कि इस बाध्यता के कारण वो बरी करना पड़ जाएगा व्यक्ति जो है। और ये कानून हमारे समुद्री व्यापारी जो मार्ग हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय जल में जो भारतीय भूमिका है, जो नाविक हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने देश को समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने में भी ये सहायक होगा। क्योंकि वर्तमान में भारत लगभग 7500 किलोमीटर 7500 किलोमीटर 7500 किलोमीटर की जो समुद्री तट रेखा है उसके साथ एक
रणनीतिक रूप से कह सकते हो। विश्व के जो प्रमुख शिपिंग मार्ग जो होते हैं उनसे सीमा साझा करता है। और देश के अगर टोटल ट्रेड की बात करोगे, तो कुल व्यापार की बात करोगे, तो लगभग 95%, 95% हिस्सा जो है, यानी कि 95% कैसे हिस्सा, यानी कि एक क्वांटिटी के हिसाब से। और अगर रेट के हिसाब से बात करोगे, मूल्य के हिसाब से बात करोगे, तो 68% जो समुद्री परिवहन है उनके माध्यम से लाया जाता है। और 2021 तक देखोगे तो जो पोत पुनर्चक्रण उद्योग जो था, उसके वैश्विक बाजार में बात की जाए तो भारत की जो हिस्सेदारी है उसका 30% से भी ज्यादा का शेयर है। ठीक है, लेकिन यहां एक छोटा सा प्रश्न, आगे मैं तभी बढ़ूंगा। ये आपको बताया कि यूएन क्लॉज क्या होता है। यूएन क्लॉज क्या होता है, यानी कि ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि, यूएन क्लॉज, जो कि महासागरों में मानवीय गतिविधियां जो होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए या उनके संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों का एक समूह होता है, यूएन क्लॉज जो है। और यह भी ध्यान रखना, जो यूएन क्लॉज की जो संधि थी, जो यूएन क्लॉज वाली संधि जो थी, अगर बात की जाए सबसे पहले ये कब हुई थी, याद रखिएगा 10 दिसंबर 1982, 10 दिसंबर 1982 को जो है मॉन्टेगे बे में हुई थी, जिसमें जमैका में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। और यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो गहरे समुद्र में जो समुद्री डकैती की घटनाएं होती हैं उन सबसे निपटने के लिए जो सदस्य देश जो होते हैं उनको एक समुद्री जलस्रोता में शामिल जो जहाज होते हैं, जो विमान होते हैं, उनको जब्त करने की अनुमति भी होती है। और इसमें शामिल जो व्यक्ति भी होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और जहाज की संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है। हालांकि देखोगे तो ऐसी जब्ती युद्धपोतों के लिए या सैन्य विमानों के द्वारा की जानी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि ऐसे पोतों के द्वारा की जानी चाहिए जिन पर यह चिन्हित करने के लिए स्पष्ट मार्कर होने वाले जो व्यक्ति हैं, जो सेवा है, जो सरकारी सेवाएं हैं, तब जाकर के ये हो सकती है। यानी कि जब्ती और गिरफ्तारी करने वाले जो देश हैं, इनकी जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका को दंड तय करना और जब्त संपत्ति से निपटने का तरीका तय करने की भी परमिशन उसके पास अधिकार है ना। तो वही बात इसने इधर कही है कि पूर्व में भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत समुद्री लुटेरों पर अभियोग चलाया जाता है, किंतु वर्तमान संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में विदेशियों के लिए आईपीसी मान्य नहीं है। और भारत की संप्रभुता को उनके क्षेत्रीय समुद्र यानी कि तट से 12 समुद्री मील की बाहरी सीमा के द्वारा सीमांकित किया गया है। भारत के क्षेत्रीय समुद्र के बाहर एक विदेशी द्वारा किए गए समुद्री डकैती के कृत्य भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत अपराध नहीं हो सकते हैं, एवं समुद्री डकैती के मामलों में अभियुक्तों को क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण बरी कर दिया गया है। समुद्री जलस्रोता की घटनाएं बड़ी संख्या में समुद्री डकैती की घटनाओं के कारण अदन की खाड़ी महासागरों में सर्वाधिक घातक क्षेत्रों में से एक रही है। अदन की खाड़ी में बढ़ी हुई नौसैनिक उपस्थिति के कारण यह देखा गया है कि समुद्री डकैती के कारण अभियान पूर्व एवं दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे भारत के पश्चिमी तट से उनकी निकटता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए इसने बताया हुआ है कि कच्चे तेल के वाहक जलपोत पर सवार 18 भारतीयों को पिछले साल 2021 नाइजीरिया के तट से अगवा कर लिया गया था। वहीं इसने बात कही है कि विधेयक का उद्देश्य क्या है। बात की जाए विश्व को और अधिक समुद्री जलस्रोता मुक्त बनाने के लिए अन्य देशों के साथ एक भागीदार के रूप में भारत की साख को मजबूत करना इसका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समुद्री जलस्रोता से निपटने के लिए एक प्रभावी विधिक साधन प्रदान करना न केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत के क्षेत्रीय समुद्र में बल्कि महासागरों में भी इसका योगदान रहेगा। भारत की वैश्विक साख में वृद्धि करना, समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। लेकिन यहां बात आती है समुद्री जलस्रोता रोधी विधेयक 2022 के बारे में। तो समुद्री जलस्रोता रोधी विधेयक 2022 भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री जलस्रोता के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है।
ये विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है, जो कि भारत के समुद्र तट से 200 समुद्री मील से परे है। विधेयक समुद्री जलस्रोता को एक निजी जलयान अथवा विमान के चालक दल या यात्रियों के द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जलयान, विमान, व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। वहीं समुद्री जलस्रोता रोधी विधेयक 2022 के संभावित लाभ क्या क्या हो सकते हैं? तो मैंने बताया था कि 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, यानी कि समुद्री जलस्रोता रोधी विधेयक समय की आवश्यकता थी, क्योंकि विधेयक गहरे समुद्र पर कार्रवाई करने का अधिकार भी प्रदान करेगा। यह विधेयक विश्व को और समुद्री जलस्रोता मुक्त बनाने के लिए अन्य देशों के साथ एक भागीदार के रूप में भारत की साख को मजबूत करेगा। और यह विधेयक समुद्री डकैती से निपटने के लिए न केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत के क्षेत्रीय समुद्र के बल्कि महासागरों में भी एक प्रभावी कानूनी साधन प्रदान करेगा। एक मजबूत समुद्री रोधी विधेयक लाकर भारत ने बहुपक्षीय मंच पर समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर नेतृत्व किया है। इससे भारत की वैश्विक साख में वृद्धि होगी और समुद्री सुरक्षा भी मजबूत होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जो न्यायालय हैं, न्यायालय, इन न्यायालयों में अगर बात की जाए किसकी? क्षेत्राधिकार की, क्षेत्राधिकार की। तो जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो संबंधित उच्च न्यायालय होगा उसके मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेगी। उससे परामर्श के सत्र में देखोगे जो न्यायाधीश होंगे, जो न्यायालय होंगे, उनको इस विधेयक के तहत जो हमारे नामित न्यायालय हैं उनके रूप में अधिसूचित कर सकती है। और इस अधिनियम के तहत क्या होगा कि जो मनोनीत न्यायालय होगा वो कुछ, हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे अपराध होंगे जिनकी सुनवाई करेगा, जैसे कि भारतीय नौसेना है या तट रक्षक है, कोस्ट गार्ड। इसकी हिरासत में जो व्यक्ति बंद होगा, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीयता का हो, है ना, उनकी सुनवाई करेगा। या न्यायालय के पास मान लीजिए कोई विदेशी जहाज है, उस पर कोई अपराध किया गया है, उसका कोई मामला है, तो वो मामला चलाने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि जहाज के मूल देश की बात ना आ जाए, जहाज के मालिक का पता ना चले, जहाज पर जो कह सकते हो जो अन्य व्यक्ति कोई मौजूद है उसके द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध न किया जाता हो, तब जाकर के सुनवाई करेगा। अपवाद भी है यहाँ पर। एक अपवाद क्या हो सकता है भाई? गैर वाणिज्यिक जो उद्देश्य होंगे उनके लिए जो युद्धपोत जो नियोजित किए गए हैं या जो सरकारी स्वामित्व वाले जो जहाज होंगे तो वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। लेकिन चुनौतियां भी बहुत सी हैं इसके सामने। अब चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं भाई? सबसे पहले तो एक तो हम कह सकते हैं कि चुनौतियों में मृत्यु दंड का प्रावधान। किसका? मृत्यु दंड का प्रावधान। मेरा कहने का मतलब यह है, इस विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति समुद्री डकैती का कार्य करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी अपराध के लिए अनिवार्य मृत्यु दंड के प्रावधान को संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन माना है, लेकिन हमारे न्यायालय ने यह भी माना है कि अनिवार्य मृत्यु दंड देने वाला प्रावधान मनमाना और अनुचित है, क्योंकि ये प्रत्येक मामले के जो तथ्य हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखने में विफल रहता है, असफल रहता है। और जो अदालतें हैं उनको मृत्यु दंड देने या न देने, है ना, पर अपने विवेक का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित करता है। वहीं बड़ी सरप्राइज की बात है, आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इटली, श्रीलंका, यानी कि जो देश हैं ये, इनके द्वारा भी जो यूएन क्लॉज है उसकी पुष्टि की गई है और समुद्री डकैती को रोकने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए हैं, लेकिन उनमें अनिवार्य मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन ये तो हमारी कुछ बात चुनौतियों की रही, लेकिन आगे की राह की बात करें कि आगे की राह क्या हो सकती है, हमारी फ्यूचर प्लान की बात करें तो ये कानून जो है भारत को हिंद महासागर से परे देखोगे तो एक वैश्विक स्तर पर अपनी जो समुद्री क्षमता है उसको स्थापित करने के साथ ही देश में मजबूत समुद्री सुरक्षा तंत्र गठित करने में सहायक होगा।
एक मजबूत कानूनी तंत्र के अभाव में देखोगे जो समुद्री जलद स्यूता है उसके बढ़ते खतरे के साथ साथ यानी कि ऐसे क्षेत्रों में परिवहन के लिए समुद्री जहाज संचालकों को इंश्योरेंस के लिए अधिक मूल्य अदा करना पड़ता था और ऐसे में इस कानून के लागू होने के बाद समुद्री परिवहन की लागत में कमी आएगी। तो ये हमारे इन फ्यूचर का प्लान है। ठीक है, तो आइए ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पीवाईक्यू जो पूछे गए जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है हमारा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है ये चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागरीय तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। सेकंड स्टेटमेंट है ये केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया एक सामरिक गठबंधन है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि IORARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि इसकी स्थापना हाल ही में घटित समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव यानी कि ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा। आगे प्रश्न दिया है 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का प्रश्न है, यानी कि एक तटीय राज्य की स्थापना का अधिकार है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। स्टेटमेंट है कि इसके प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक नहीं है, जिसे सम्मेलन के अनुसार निर्धारित आधार रेखा से मापा जाता है। सेकंड है सभी राज्यों के जहाजों चाहे वे तटीय हों या भूमिबंध या प्रादेशिक समुद्र के माध्यम से निर्दोष मार्ग के अधिकार का आनंद लेते हैं। तीसरा है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक का विस्तार नहीं करेगा जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा। एक प्रश्न आप लोगों का यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया है 2014 में कि दक्षिण चीन सागर के मामले में समुद्री भूसागरीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौ परिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए 200 शब्दों में। ठीक है, ये भी आप लोगों को उत्तर लिखना है और लिख करके आप लोग जो है भेज सकते हैं, जिसको हम लोग रिचेक करके आप लोगों का फीडबैक कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।